मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने बट एक बड़े फ्रेश लेक्चर के साथ और बड़ी फ्रेश एनर्जी के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7A। आई हैव जस्ट डिलीवर्ड लेक्चर 7। मैंने अभी अभी लेक्चर 7 को डिलीवर किया। And in lecture number 7, we discuss about cash budget. We discuss about how we can prepare a cash budget with the help of receipts and payment method. And I told you about master budget, capital expenditure budget. बड़ी सारी बातें बताई हैं, but the cash budget is most important from that. Master budget is also very important in lecture number 7, which I have discussed. तो आप रजिस्टर ओपन करें, कैलकुलेटर को दोस्तों बाहर निकाल लें, कैप्लॉन अपने सामने रखें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई विल बी डूइंग द लॉजिकल कंसेप्ट, द प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फ्रॉम कैप्लॉन एज वेल एज बीबीबी। लेक्चर नंबर 7A, ACCA नॉलेज लेवल बजटिंग F2। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7A, ACCA नॉलेज लेवल बजटिंग चैप्टर नंबर 10। कैप्लॉन बीबीबी में जो भी चैप्टर है हमें मतलब नहीं है, बट दिस इज एज पर भूपेश आनंद, दिस इज टू बी डन इन 10th प्रेफरेंस। इट मीन्स if you do as per that sequence, you will be getting more logical concepts. बड़ी प्यारी से एक बात लिखी है आप सबके लिए, that your thoughts, आपके जो विचार हैं आपकी हकीकत बदल जाते हैं। इट मीन्स जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। आप कभी आराम से बैठ के सोचेंगे, जो आप बचपन में सोचते थे आज वही हो रहा है। इट मीन्स आप ACCA नॉलेज लेवल के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का अगर सोचेंगे विचार, तो वही सेम विल बी हैपनिंग। और बेटे कहते हैं कि टेबल चेयर में बैठे बिना विद्या का धन आता नहीं है। विद्या ददाति विनयम। विद्या एक ऐसा धन है जिससे सारे धन आ जाते हैं यार। लक्ष्मी आ जाएगी, आपका नेम, फेम, मनी, ऑल विल कम विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। और नॉलेज को अचीव करने के लिए टेबल चेयर में बैठना बड़ा कंपलसरी है। मैं भूपेश आनंद इन द लास्ट लेक्चर नंबर 7, दिस इज लेक्चर नंबर 7A। 7A का मतलब है पहले आपने लेक्चर 7 ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, लेक्चर 7 में मैंने डिस्कस किया था मास्टर बजट। अच्छा, नाम ही क्या, मास्टर बजट। मास्टर की का मतलब एक ऐसी की जहां पर जो सब जगह लग जाती है। इट मीन्स एक ऐसा बजट जिसमें सारे बजट समा जाते हैं। उसमें सेल्स बजट भी है, प्रोडक्शन बजट की इंफॉर्मेशन भी है, डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट की बजट भी है, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट इंफॉर्मेशन इज देयर, लेबर, ओवरहेड्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको जब एक ही जगह मिलती है, बिकॉज टॉप लेवल पीपल दे डोंट हैव द टाइम टू सी ऑल बजट सेपरेटली। सो वी एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, I will prepare a budget which is named as a master budget and it will be composite of all जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया लेक्चर 6 तक, जितने भी बजट्स कराए, सेल्स, ऑल फंक्शनल बजट्स, and even I will say all budgeted income statement, budgeted balance sheet, budgeted cash flow statement, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो उस बजट का नाम है मास्टर बजट। वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 7। आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। Capital expenditure budget, it means coming year में how much is the capital expenditure which we want to do, that is also plays a very important role, because you have to do capital expenditure. There are two types of expenditure, one is revenue expenditure and second is capital expenditure, and the third budget which is very important for your examination, मैंने आपको लेक्चर 7 में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ इन फंक्शनल बजट्स, कैश बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And the method, the receipts and payment method, how to calculate the cash received from debtors, how to calculate the cash paid to the creditors, that specifically budget is very very important. So cash budget हमने सीखा था, and then I have just told you that for master budget financial statements, when I say master budget financial statement, it means master budget, it means master budget income statement, it means master budget balance sheet, it means master budget cash flow, all that is under master budget financial statement। हमने इसको ऑलरेडी कर लिया है। मैं अब चाहता हूं कि आप कैप्लॉन ओपन करें। मैं भूपेश आनंद, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बेटा इलस्ट्रेशन भी करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ भी करेंगे, A to Z सारा कुछ कराऊंगा, सो दैट यू कैन गेट कॉन्फिडेंस। आइए मैं जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटे हम सब। इलस्ट्रेशन 8 वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैप्लॉन निकाल लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए कैप्लॉन ओपन कर भी दिया, एंड आई हैव रिटन, आई हैव शोन हियर अ कैश बजट एंड द कैश फ्लो फोरकास्ट। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स जो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे बचपन के ज़माने में 11th 12th में, और F3, वी हैव प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन F3
So if I prepare a budgeted cash flow statement, if I prepare a budgeted cash account, that is named as cash budget. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, cash forecast is an estimate of cash receipts and payments. A cash budget is a commitment to plan for cash receipts and payments for future period after taking into account necessary to this. Cash budgets are used to assess and integrate, because different budgets को बेटे पैसा चाहिए, cash without funds you cannot do anything, you know. So in order to integrate all the budgets, in order to have integration of overhead budget, in order to have integration of material purchase budget, the labor budget, the sales budget, इन सभी में एक common grapevine है, and that thread is cash. So cash budget plays a very important role, whether it is the production department, whether it is the sales department, whether it is the overhead department, whether it is the factory department, whether it is the office department, whether it is the selling department. So my dear friends, that's why I'm telling you, तभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कैश बजट आपको करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है. और फिर हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस विद द केस स्टडी दैट व्हाट व्हेन आई से कैश फोरकास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट. आपको प्रिडिक्शन करनी है कि आने वाले महीने में, आने वाले क्वार्टर में, आने वाले ईयर में हाउ मच कैश यू विल बी गेटिंग, यू नो. तो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, दिस इज द फोरकास्ट ऑफ कैश रिसीट्स and payments based on the predictions of sales and the cost of sales and the timings of the cash flows. Statement of financial position forecast, it means it is a balance sheet. There is a forecast derived from the prediction of the future statement of financial position. Predictions are made this. In the exam, it is most likely to be a part of receipts and payment forecast. आपके एग्जामिनेशन में वो ये कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स एंड पेमेंट का फोरकास्ट पता होना चाहिए. हम बाकी की बातें छोड़कर सीधा आ रहे हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 8 में. और आपको अच्छा, रिजल्ट्स फॉर कैश कहाँ से आएगा? कैश सेल से आ सकता है, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल से आ सकता है ना. इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं. तो अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखेंगे तो सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगा. आपका ध्यान इस समय इलस्ट्रेशन नंबर 8 में है. आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड यू आर रीडिंग विद द हार्ड कॉपी ऑफ कैप्लॉन द फोरकास्ट सेल्स. इट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इतनी सेल्स होंगी. द फोरकास्ट सेल्स आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में. जनवरी में जो है आपको लग रहा है जी $6,000 की सेल्स होगी. 6,000 या 6,000, 8,000, 4,000 and 5,000. बट सिंपल है. इट मीन्स इट इज अ सेल्स बजट विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू नो. ओके, ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, मतलब सारी सेल्स आप उधार में बेच रहे हो, कैश सेल्स नहीं है. मतलब आप जिस महीने सेल करोगे उसमें कैश नहीं आएगा. ऑल आर क्रेडिट सेल्स. ओके सर. एंड टेन टू पे इन द फॉलोइंग. इन द मंथ ऑफ सेल, जिस महीने सेल होगी उस महीने 10% की आपको यू विल बी गेटिंग कैश. इट मीन्स जनवरी सेल्स is 6,000, so I will be getting $600 in the month of January. Okay, in the month after sale 40%. It means जनवरी की सेल फरवरी में जो कितनी मिलेगी, फरवरी में कितने पैसे मिलेंगे? $2,400. कैसे आया? 6,000 का 40%. अच्छा, फिर जनवरी की सेल्स मार्च में कितनी मिलेगी? 45%. इट मीन्स 45% ऑफ 6,000 अगर हम करें, आई एम कैलकुलेटिंग विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, दैट कम्स टू 2,700. इट मीन्स जनवरी की जो सेल्स आप $6,000 कर रहे हैं उसका 10% जनवरी में मिलेगा, उसका 40% फरवरी में मिलेगा, उसका 45% मार्च में मिलेगा, और वो 5% जो कम रह गया, क्योंकि 100% होना चाहिए, वो कहते हैं 5% इज बैड डेट्स. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. 5% बैड डेट्स है जी. 5% बैड डेट्स है. 5% बैड डेट्स है. आप एक बार देख लीजिए, 5% बैड डेट्स है. नीचे मेंशन ही है. आई थिंक क्वेश्चन को पहले रीड करना है यार. आंसर निकालने में आप बड़ी जल्दी करते हैं, है ना. आंसर तो निकल ही जाएगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कंसेप्ट्स. तो इसमें करना क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश रिसिट्स. आपको कैश की रिसिट्स कैलकुलेट करनी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बड़ा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है. आपको उसने कहा कि ये बताओ मिस्टर ACCA, मिस्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट हाउ मच कैश यू विल बी कलेक्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल के महीने में आप कितना कैश कलेक्ट कर लोगे. मेरी बात आप समझ रहे हैं. हाउ मच कैश यू विल बी कलेक्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आराम से आराम से. तो कैश फ्रॉम, इन्होंने आंसर तो कैलकुलेट कर ही दिया. कैश फ्रॉम अप्रैल, मार्च, फरवरी, यह कैलकुलेट कर दिया बेटा.
बट द पॉइंट इज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को जैसे मैंने प्रिपेयर किया पहले आप वैसे प्रिपेयर करेंगे तो लॉजिकली ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटे। आओ, मैं बड़ी प्यार से मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर दिस एंड आई हैव रिटन सम नोट्स फॉर दैट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में नोट नंबर 1 आप लिख रहे हैं, फ्रेंड्स इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। ओरली नहीं करना, अभी पहले धीरे धीरे कंसेप्ट को समझना है और ज़्यादा लॉजिकली समझना है। तो मैंने कहा जी इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। आप एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें हम लिखेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। नोट नंबर 1 आप सब लिख रहे हैं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी है, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ है, कैलकुलेटर आपके सामने है, कैप्लन आपके सामने है। बेटे तभी काम होगा, नहीं तो फिर सोच लीजिए दोबारा एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी पाउंड्स में। नोट नंबर 2, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट फॉर अप्रैल, तो मैंने कहा ठीक है अप्रैल के लिए मैं सबसे पहले आपको ये तो एक्सप्लेन कर दूं कि अगर जनवरी की सेल होगी तो जनवरी में 10% मिलेंगे, जनवरी की सेल के 40% फरवरी में मिलेंगे, जनवरी की सेल के 45% मार्च में मिलेंगे। इसका मतलब जनवरी की सेल के अप्रैल में नहीं मिलने वाले। तो फिर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर जनवरी, अप्रैल का निकालना भी हमारे हैं, है ना। और 5% बैड डेट्स होंगे। तो आप प्लीज़ एक बार ये भी डायग्राम बनाएं। ऐसा होता है जब हम डायग्राम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो माइंड के अंदर वो सिंक करता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ लिखिए जनवरी सेल्स, उसका 10% देखिए जनवरी में मिलेगा, उसका 40% यहाँ मिलेगा, उसका मार्च का यहाँ मिलेगा और यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर अप्रैल, तो इसका मतलब जनवरी की सेल का कोई यूज ही नहीं अप्रैल में। इट मीन्स फरवरी की सेल का यूज होगा, यस वेरी राइट। फरवरी का हम अप्रैल में मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है। मार्च में मिल सकता है और अप्रैल का अप्रैल में मिल सकता है। इसका मतलब अप्रैल के महीने में 3 तरह की कलेक्शंस होगी। एक तो फरवरी मंथ में जो सेल की उसकी कलेक्शन होगी, एक जो मार्च मंथ में की उसकी कलेक्शन होगी, और एक जो अप्रैल के महीने में सेल की है उसकी भी कलेक्शन होगी। देख लीजिए, मुझे आई वांट टू कैलकुलेट ओनली फॉर अप्रैल। आपको फिर मैंने देखिए अब ये कैप्लॉन बीबी में ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ। जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जनवरी की सेल है 10%, जो 10 जनवरी की सेल जो 10% जनवरी में मिलेगी, 40% फरवरी में मिलेगी, 45% मार्च में मिलेगी, अप्रैल में नहीं मिलेगी। मैंने अभी अभी बताया फरवरी की सेल का 10% फरवरी में मिलेगा, 40% मार्च में मिलेगा, 45% अप्रैल में मिलेगा। इट मीन्स आपको जब अप्रैल की सेल कलेक्शन देखनी है तो फरवरी का 45% लेना है, मार्च की सेल का 10% मार्च में मिलेगा, 40% अप्रैल में मिलेगा, एंड अप्रैल you will be getting only 10% sales of the April month. It means if you add this is 45% of February, this is 40% of March and this is 10% of April. ये 3 ऐड ही करने हैं जो उन्होंने अभी कैप्लॉन में आपको मैंने दिखाया, आंसर उन्होंने कर दिया, एंड देन दे हैव कैलकुलेटेड द फिगर। आप चेक कर लीजिए बेटे, मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश किया। ये देखिए, ये रहा आपके सामने 10% ऑफ 45% ऑफ फरवरी, 40% ऑफ मार्च एंड 10% ऑफ अप्रैल, 3 ऐड कर दिए, एंड दिस इज द कैश कलेक्टेड फ्रॉम अप्रैल। बेटे आंसर निकालना अलग बात है, जुगाड़ करना अलग बात है, रटना अलग बात है, लॉजिकली समझ के स्टेटमेंट बना के चलना अलग बात है। ठीक सर, थैंक यू। पेबल्स सिमिलरली आपको एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है दैट हाउ यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी पे टू द पेबल्स। क्रेडिटर्स को जो हम पेमेंट करते हैं अकाउंट्स पेबल को, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू द पेबल्स। सिमिलरली क्योंकि वहाँ पे वो आ सकता है कि इस महीने देंगे, इस महीने 50% देंगे, तो इट मीन्स आपको सेपरेट क्वेश्चंस पे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। वन इज फॉर हाउ मच कैश इज टू बी रिसीव फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड हाउ मच इज द कैश विच इज टू बी पेड टू द पेबल्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं, उसको भी देखेंगे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं जी। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 9 करूंगा। अब आप करते ही नहीं इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर सेल्फ करते हैं, एग्जामिनेशन किट करते हैं, बट बेटे इलस्ट्रेशन से आपके लॉजिक्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। A to Z कवर करेंगे, आप आराम से बिल्कुल समझदारी से बैठें और क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू कर दें। मैं 1 मिनट चुप हूँ, आप पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए कि क्या क्वेश्चन है, आंसर मत देखिए, अपने आप सॉल्व करेंगे। गलत ही तो हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, फिर क्या होगा। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ विजेट, एक प्रोडक्ट बनाता है विजेट। ईच विजेट रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट $3 ईच। मतलब एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई रॉ मटेरियल लगता है
और वो रॉ मटेरियल के 2 यूनिट्स लगते हैं या 2 लीटर्स लगते हैं या 2 किलोग्राम्स लगते हैं और 1 किलोग्राम या 1 यूनिट $3 का है। प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी ऑफ विजिट्स मतलब विजिट्स एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। विजिट एक फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे कैलकुलेटर एक फिनिश प्रोडक्ट है। इस कैलकुलेटर को बनाने में 2 तरह के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, ठीक सर। मंथ अक्टूबर, दिसंबर में वो कहता है कि दिसंबर का महीना तो हो चुका है, आपने अभी जनवरी फरवरी मार्च नहीं आया तो दिसंबर के महीने में खड़े हो। इट मीन्स यू आर अवेलेबल, यू आर अवेयर विद द एक्चुअल फिगर्स ऑफ दिसंबर एंड यू कैन एस्टिमेट फॉर जनवरी, यू कैन एस्टिमेट फॉर फरवरी एंड यू कैन एस्टिमेट फॉर मार्च। दिसंबर में आपको लिखा हुआ जी सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स 50,000 यूनिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जनवरी में 55,000 हो जाएंगी, फरवरी में 60,000 हो जाएंगी और मार्च में 65,000 हो जाएंगी। सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन दिस मंथ जनवरी में 50,000 है, दिसंबर में 50,000 है, जनवरी फरवरी और मार्च में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कितनी होंगी। इन द पास्ट द बिजनेस हैज ऑब्टेन्ड द इन्वेंटरी रॉ मटेरियल ऑफ 1 लाख यूनिट्स, however it plans to increase the raw material inventory at 1,10,000. It means आपको पता ही है ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल मीन्स रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक अभी होने वाला है तो वो रिक्वायर्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास हमेशा 1,10,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के होने चाहिए और पिछली बार के ओपनिंग स्टॉक में 1 लाख यूनिट्स आ रहे हैं एट द एंड ऑफ जनवरी, रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ दिस एट द एंड ऑफ फरवरी। अच्छा, उन्होंने जनवरी के एंड, फरवरी के एंड और मार्च के एंड के उन्होंने प्रोडिक्शन बता दी है। द बिजनेस टेक्स 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 1 महीने का उधार लेते हैं आप जब अपने सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, मतलब जनवरी के पैसे आप फरवरी में देंगे, फरवरी के पैसे आप मार्च में देंगे, मार्च के पैसे आप अप्रैल में देंगे, क्योंकि 1 महीने की आपके सामने लीड इन पीरियड है। कैलकुलेट द फोरकास्ट पेमेंट टू द सप्लायर्स ईच मंथ। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने किया है इसको अपने हिसाब से किया है, आंसर तो है ही। अब कुछ आप में से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आंसर है, ठीक है बेटे, ऐसे ही आप रह जाओगे, करोगे नहीं लास्ट पॉइंट तक, मुझे मालूम है। अभी करना है, इसी समय करना है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम आगे दोबारा से चल रहे हैं। क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़िए और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई हैं, आप एक बार स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा बेटे, बड़ी हेल्प, बड़ी मेहनत की है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप अभी भी नहीं पढ़ रहे, कमर सीधी रखिए, मोबाइल फोन म्यूट रखिए, कैलकुलेटर सामने रखिए बेटे, टाइम बीतता जा रहा है, टाइम इज मनी। विजेट एक फिनिश प्रोडक्ट है और उसको बनाने में 2 यूनिट्स लगते हैं, ऐसा हमने अभी भी देखा, और 1 यूनिट $3 का आता है, ये भी हमें पता चल गया। तो आराम से नोट नंबर 1 लिखें, पहले तो लिख लें, ये भी लिख लें। फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। नोट नंबर 2, विजेट्स एक फिनिश प्रोडक्ट है, उसको बनाने में 2 यूनिट्स और रॉ मटेरियल लगते हैं और 1 यूनिट आता है $3 का, ठीक है जी। अब आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू द सप्लायर्स। इट मीन्स फॉर दैट यू शुड नो हाउ मच अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस यू हैव डन। आपने कितना परचेज किया है, सेल्स यूनिट्स पे नहीं, प्रोडक्शन पे नहीं, कंजम्पशन पे नहीं, आपने जितना खरीदा है सप्लायर से, आपको पेमेंट उसी के हिसाब से करनी है। और आपको मैंने बताया हुआ कि फर्स्ट इज द सेल्स बजट विच यू हैव टू प्रिपेयर, प्रोडक्शन बजट यू हैव टू प्रिपेयर, कंजम्पशन बजट यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू सी द परचेज बजट। बेटे आपको पता है ना, ये सारी प्रायोरिटी मैंने लेक्चर 5 में, 6 में, 7 में सब बताई है। नोट नंबर 3 लिखिए, सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट में आएंगे, प्रोडक्शन से मटेरियल रिक्वायरमेंट में आएंगे और मटेरियल रिक्वायरमेंट से मटेरियल परचेज बजट में आएंगे। बेटे मैं चाहता तो वहीं पे टिक करके समझा देता, आप लिखते भी नहीं। लिखो बेटा, अब मैं आगे आ गया जी, मैंने ऊपर लिखा मटेरियल परचेज बजट, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने 4 कॉलम्स बना दिए, जैसा फॉर्मेट आपको दिया है कि भाई इट इज लाइक दिस, आई हैव टू कैलकुलेट द परचेज। अच्छा, परचेज के लिए आपको कंजम्पशन पता होनी चाहिए। अच्छा, कंजम्पशन के बाद आपको रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री पता होनी चाहिए और फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री पता होनी चाहिए। बड़ा इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, आप बस फॉर्मेट बनाइए, हिम्मत कीजिए, कमर सीधी रखिए। प्रोडक्शन आपको पता ही है 50,000, दैट इज ऑलरेडी गिवन। बेटे ये गिवन था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये गिवन ही था, गिवन है।
ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सब कुछ तो दिया हुआ था। अच्छा, मटेरियल यूसेज के लिए आपको पता है कि एक विजेट को बनाने में 2 यूनिट लगते हैं, तो 50,000 यूनिट को बनाने में 1,00,000 किलोग्राम लगेंगे, फिर 1,10,000 किलोग्राम लगेंगे, फिर 1,20,000 किलोग्राम लगेंगे, फिर 1,30,000 किलोग्राम लगेंगे। अब ये तो कंजम्पशन है, मुझे निकालना परचेज, और परचेज आपको पता ही है कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रटना थोड़ी है, ये तो पता ही है आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो मैंने क्लोजिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग लेस कर दिया। अच्छा, ये भी ना गिवन है, वो कह रहा है जी इसमें इतना रिक्वायरमेंट होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा। ओपनिंग 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 ये गिवन है, इसका ओपनिंग ये बन जाएगा, इसका ओपनिंग ये बन जाएगा, इसका ओपनिंग ये बन जाएगा, ये बात आपको पता ही है बेटे। जनवरी मंथ का क्लोजिंग विल बिकम द ओपनिंग फॉर फरवरी, फरवरी मंथ का क्लोजिंग विल बिकम द ओपनिंग फॉर मार्च, मार्च मंथ क्लोजिंग बन जाएगा अप्रैल। बेटे मैंने तो निकाल भी लिया, ये देखो, ये लो, 1,00,000 यूनिट्स, 1,00,000 यूनिट्स आपने जनवरी में बाय किए, दिसंबर में बाय किए, है जी। And you have purchased 1,20,000 units in January, 1,30,000 in February, and 1,30,000 in March. Purchase price given था, because I have to pay to the suppliers in dollars. तो मैंने देखा purchase price $3 का है, आप लिख रहे हैं, आप में से आप देख लीजिए, आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, स्टिल मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, कितनी मेहनत की होगी। तो $3, तो 3,00,000, फिर ये 3,60,000, 3,90,000, 3,90,000, और बाकी तो सिंपल है। दिसंबर के पैसे जनवरी में पे होंगे, बिकॉज वो कह रहा है 1 मंथ का डिले है, 1 महीने का लेट पेमेंट है, ठीक है जी। जनवरी के फरवरी में होंगे, फरवरी के मार्च में होंगे, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, मुश्किल है नहीं, आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आ गया जी लास्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन में, आज के लास्ट क्वेश्चन में टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। तो आप आइए सभी के सभी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी, आप सब देखें। अब देखो इन्होंने सोल्यूशन किया है, आपको इससे समझ ही नहीं आएगा कुछ, जब तक आप फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, आपको क्या समझ आएगा इसमें, कितनी मेहनत लगेगी इसको आंसर को करने में। और मैंने आपको कितना बढ़िया, कितनी एक्सप्लेनेशन दिया, तो मेरा वीडियो देखेंगे, साथ साथ नोट करेंगे, इरादे बुलंद होंगे और काम होगा जी। मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ, आज का लास्ट है, अभी तो अभी 1-2-3 लेक्चर्स और लगेंगे बजटरी में बेटे, मैं जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा लेता ही रहूंगा। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो लेक्चर 8 है, फिर लेक्चर आगे चलेंगे ना बेटा, अभी तो 7 ही चल रहा है। द फॉलोइंग बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द 4 मंथ्स। वो कहते हैं जी 4 महीने की बजटेड स्टेटमेंट बना दी है, जनवरी टू अप्रैल। The following budgeted statement of profit or loss has been prepared for January to April। आराम से, मैंने कहा जी क्वेश्चन करना नहीं है, पहले ध्यान से सुनिए। सेल्स लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है, इंक्रीज है तो लेस कर दिया और डिक्रीज है तो ऐड कर दिया। अब ये क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वी हैव प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, F3 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक मेथड था इनडायरेक्ट और दूसरा मेथड था डायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में क्या था कि हम क्या करते थे, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते थे। अच्छा, अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री होता था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री होता था तो हम लेस करते थे, बिकॉज जब इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए होंगे तो मैं लेस करता था, इसलिए लेस किया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा F1, F3 एंड देन F2, बिकॉज वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। आराम से देखो जी, आपको 3 महीने नहीं 4 महीने दिए हैं और उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप आराम से देखें कि उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या मेंशन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। The following budgeted statement of has been prepared। आपको budgeted profit and loss की statement ही दे दी है, sales less cost, gross profit less admin expenses या other overheads, net profit। अब देखते हैं जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40% of the production cost relates to direct material, materials are bought in the 1 month prior to the month in which they are used। ठीक है जी, वो कहते हैं जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी 40%, इसका 40% मटेरियल है
और मटेरियल हम एक महीना पहले ही खरीद के रख लेते हैं, बट नेचुरल है आप घर में दिखाइए, बताइए यू परचेज वेजिटेबल्स इन एडवांस सो दैट यू वांट टू कंज्यूम, बिकॉज यू वांट टू कंज्यूम टुमारो, सो यू कंज्यूम टुडे और बिफोर टुडे, सो दैट देयर इज ए नॉर्मल फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हमने एक महीना पहले ही वो कहते हैं ये सामान हम खरीद के रख लेते हैं, मंथ इन द मंथ प्रायर टू द मंथ इन विच दे आर टू बी यूज। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जनवरी की जो परचेजेस हैं कब परचेज कर रहे होंगे आप, जनवरी बताइए, जनवरी में जो चाहिए 40%, इसको हमने दिसंबर में परचेज कर लिया होगा। अच्छा, फरवरी में जो परचेज करना है वो जनवरी में कर लिया होगा। अच्छा, मार्च में जो चाहिए उसको फरवरी में परचेज कर लिया होगा। अच्छा, अप्रैल में जो चाहिए वी हैव परचेज एट मार्च। आराम से हम आगे नीचे 40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेट्स टू डायरेक्ट मटेरियल। ये तो बात आपको समझ आ गई कि भाई वो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन उसमें 40% हिस्सा किसका है, मटेरियल का। अच्छा, बाकी हिस्सा किसके होंगे, लेबर का होगा, एक्सपेंसेस का होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का होगा, देख लेंगे गिवन है या नहीं। मटेरियल्स आर बॉट इन द मंथ प्रायर टू द मंथ इन द मंथ ऑफ यूज। जिस महीने यूज करने हैं उससे एक महीना पहले आप खरीद लेते हैं। 30% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेट्स टू डायरेक्ट लेबर। देखो 40% ये दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है ये, इसका मतलब 40% मटेरियल है, 30% लेबर है। तो रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओवरहेड्स। आप बताइए रिमाइंडर कितना हो गया, 30%। भैया मैथमेटिक्स आती है ना, टोटल कॉस्ट है 100%, 100 में से 40% है मटेरियल, 30% है लेबर, तो वो कह रहा है रिमाइंडर बच गई ओवरहेड्स। ₹5,000 पर मंथ इज अ फिक्स कॉस्ट विच इंक्लूड 3,000 डेप्रिसिएशन। वो कहते हैं जी फिक्स कॉस्ट जो है $5,000 की है, जिसमें से $3,000 डेप्रिसिएशन के, इसका मतलब इट इज अ फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर पेड फॉर व्हेन इनकर्ड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर पेड फॉर व्हेन इनकर्ड। आपको पता है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन से पैसे बाहर नहीं जाते। ये बात मैंने आपको F3 में भी बताई थी, और वैसे आपको मालूम ही है कि फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज cash cost and non-cash cost. Depreciation is a non-cash cost because with the help of depreciation there is no cash outflow. It is just a book entry because it is being allowed as per UK tax laws. It is allowed as per USA tax laws. It is allowed as per Indian tax laws. So it is important that you should know how much is the depreciation, but there is no cash outflow from depreciation. तो कहते हैं जी जो बाकी ओवरहेड्स बच गए ना, $5,000 थे, $3,000 तो डेप्रिसिएशन है, तो $2,000 बच गए। तो कहता है जी $2,000 जो डॉलर है ना उसकी हम पेमेंट करते हैं, आर पेड फॉर व्हेन इनकर्ड, जब होते हैं तब इनकर कर देते हैं। द रिमेनिंग ओवरहेड्स इज वेरिएबल। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज पेड 40% इन द मंथ ऑफ यूसेज एंड द बैलेंस 1 मंथ लेटर। ठीक है सर, ठीक है, अभी देख लेते हैं, घबराना नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, दोबारा से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अनपेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज 9,000। द एडमिनिस्ट्रेटिव आर पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1st January, 1st April, 1st July इन एडवांस। ठीक है, द अमाउंट पेबल आर दिस, बहुत बढ़िया। ऑल सेल्स आर क्रेडिट, 20% ऑफ द रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द मंथ ऑफ सेल्स, 80% ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ। ओके, unpaid trade receivables are beginning of the January. The company intends to purchase capital equipment costing rupees this which will be payable in the month of March. मैंने कहा जी बहुत इजी है, जो ज़्यादा लंबा बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसमें घबराना नहीं होता। मैं हूँ ना आपके साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं करूँगा, मैं कराऊंगा ये आपको। आप बस एक बार और चाहे तो पढ़ लें, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, भले कुछ समझ आए नहीं आए, कुछ पता चले नहीं, कोई बात नहीं, भूपेश आनंद कराएगा। आप बस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि बिकॉज इसको सिंसियरली करेंगे तो एग्जामिनेशन किट और फिर हम मॉक टेस्ट को कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आराम से कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन है, हम एक एक बात को पढ़ेंगे, एक एक बात को दोबारा से सीखेंगे। सबसे पहली बात वो कहता है जी मटेरियल 40% है, लेबर 30% है, ओवरहेड 30% है। अच्छा आप एक बताओ, ओवरहेड यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 50, ठीक है जी, 50 का 30% कितना हुआ, 15। अगर मैं पहले महीने की बात करूँ जनवरी की, तो 50 का 30% कितना हुआ, 15। अच्छा इस 15 का उसने ब्यौरा दिया, ये 15 आ गया। इस 15 में से 5 तो फिक्स्ड है, बाकी बच गया वेरिएबल, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। अच्छा ये जो फिक्स्ड है इसमें से 3 डेप्रिसिएशन है और 2 कैश फिक्स कॉस्ट है। अभी हम वर्किंग रोड में देख लेंगे। ठीक है जी,
और ये जो कैश फिक्स कॉस्ट है जब होती है तभी देनी पड़ती है, लेकिन ये जो वेरिएबल पार्ट है 10 का, ये क्या करते हैं 40%, इसका 40% हम उस महीने देते हैं जिस महीने की है, एंड द बैलेंस 1 मंथ लेटर, और बैलेंस जो है इसका जो है, इसका मतलब 4 तो उसी में दे रहे हैं और 6 हम नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं। द एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स क्वार्टरली इन एडवांस, जो भी एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो आप एक क्वार्टर में एडवांस में ही दे देते हो, मतलब अप्रैल मई जून के क्वार्टर की पेमेंट आप फर्स्ट अप्रैल में करते हो, जनवरी फरवरी मार्च की पेमेंट आप 1 जनवरी में करते हो, मतलब उस क्वार्टर के शुरू होने से पहले ही उसी दिन पहली तारीख को आप ये पेमेंट कर देते हो। मई जून जुलाई की पेमेंट आप जून में मतलब मई में करते हो। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर की पेमेंट आप 1 जुलाई को करते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेमेंट आप 1 अक्टूबर को करते हो। तो ऑल द अमाउंट पेबल इज दिस। देखिए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूँ, हम पूरा क्वेश्चन आराम से करेंगे। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, 20% ऑफ रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स एंड 80% इन द फॉलोइंग मंथ। अनपेड ट्रेड रेट्स आर बिगिनिंग ऑफ 44,000, द कंपनी इंटेंड्स टू परचेज। ठीक है सर, आप प्यार से धीरे 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 इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको पहले एक बार सोल्यूशन दिखा दूं, जैसे कि आपको थोड़ा सा टेंशन ना हो। भैया मैं नहीं चाहता कि आपको टेंशन हो, आप आराम से देखें कि सोल्यूशन में किया कैसे है उन्होंने, और फिर हम देखेंगे कि हम कितने प्यार से अच्छी तरह से कर रहे हैं इसको। ये है जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ चला गया? ये रहा जी। लो सर, अब अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके सोल्यूशन देखते हैं और आपने लॉजिकली यूज नहीं किया तो आप समझ लीजिए 2 दिन तक तो रात को नींद ही नहीं आने वाली है आपको। बट अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, मेरे बेसिस पे चलते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी बात समझ आ जाएगी। आप सबसे पहला काम क्या करें, कैश बजट का अपने रजिस्टर में फॉर्मेट बनाएं और ऊपर लिखें स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और नीचे कॉलम्स बना दें, एक पर्टिकुलर कॉलम बनाएं और फिर जनवरी का एक मंथ का कॉलम बनाएं, फरवरी का बनाएं, मार्च का बनाएं, अप्रैल का बनाएं, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसिट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिट्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कैश रिसिट्स और फिर लिख दीजिए कैश पेमेंट्स। अभी नहीं पता हमें कि सेल्स है क्या है, कुछ छोड़ दीजिए, खाली कैश पेमेंट रिसिट्स करके थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर कैश पेमेंट लिखकर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद नेट कैश फ्लो फॉर 1 मंथ। ये आ गया जी आपके सामने, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। आराम से अब हम ये फिगर्स को भरेंगे, कोई टेंशन नहीं है। रिसिट्स ऑफ कैश में आपको मालूम ही है, अब मुझे नहीं पता कौन सी आइटम लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा ध्यान से। सबसे पहले मुझे पता है दैट रिसिट्स ऑफ कैश में आई शुड बी, एक तो होती है कैश सेल्स और एक होता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। अच्छा, कैश सेल्स तो है ही नहीं, वो कह रहा है जी टोटल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। देखो ना, टोटल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। आप देख लीजिए एक बार, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा आ गया मैं। अब क्या है कि बार बार ना स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा मैं रेजिस्ट करता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। ऑल सेल्स, मैं इस समय इसकी बात कर रहा हूँ, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। वो कह रहा है जी सारी की सारी सेल्स जो हैं क्रेडिट हैं, एंड 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 ये देखिए ये दिया हुआ आपको, all sales are credited, 20% of receivables are expected to be paid in the month of sale and 80% of the month in the following month। इसका मतलब जनवरी में जो आप सेल कर रहे हो उसका 20% तो जनवरी में मिल जाएगा और 80% फरवरी में मिलेगा। इसी तरह से फरवरी के महीने की जो सेल है उसका 20% फरवरी के महीने में मिलेगा और 80% मार्च में मिलेगा। इट मीन्स एक एक महीने के बाद उसको पैसे मिल रहे हैं। एंड अनपेड ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, मतलब दिसंबर के आपको चाहिए होंगे 44, क्योंकि वो आपको जनवरी में मिलेंगे। तो इसका उन्होंने अलग से एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाया है, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा से आपको टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चल रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि है क्या। आइए जी, आइए दोस्त बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है बेटे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये देखो पहले हम क्या करेंगे, एक अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी विल बी राइटिंग डाउन वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे ऊपर, कैश रिसीट फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है जी, ये आप जनवरी का महीना एक बना दीजिए, एक फरवरी का महीना बना दीजिए, एक मार्च का महीना बना दीजिए,
आराम से जनवरी, फरवरी और मार्च। अच्छा, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मैं देख रहा हूँ जनवरी के महीने में जो सेल हुई थी, वो जनवरी के महीने में सेल हुई थी सर $60,000 की। उसका 20% तो जनवरी के महीने में मिल जाएगा, 20%, 12,000। और उसका बैलेंस फरवरी में मिलेगा, तो 60,000 का बैलेंस जो है 80% मिलेगा आपको फरवरी के महीने में। फरवरी की जो सेल हुई थी $50,000 की, उसका 20% तो आपको फरवरी में मिल जाएगा, और उसका 80% आपको मिलेगा मार्च में। मार्च में जो सेल हुई उसका 20% तो मार्च में मिलेगा, बट उसका 80% मिलेगा अप्रैल में, और अप्रैल का बनाना नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। अब जनवरी में एक तो जनवरी की सेल होगी और दिसंबर का 80% मिलेगा, और वो दिसंबर का 80% आपको गिवन है 44,000। बेटे जो मैंने बोला है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्लॉन ने वालों ने बोला कुछ नहीं, उन्होंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जनवरी की कलेक्शन टोटल कर लेंगे, वो कि जनवरी की रिजल्ट्स में आ जाएगा। फरवरी की कलेक्शन टोटल कर लेंगे, वो फरवरी की रिजल्ट्स में आ जाएगा। मार्च की कर लेंगे तो मार्च की रिजल्ट में आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 56,000, 56,000, 58,000, 54,000। क्या लगता है ईजी है? आप अगर क्वेश्चन को ब्रेक कर करके करते हैं ना, तब तो आपके लिए ईजी बन जाता है, और अगर आप इसको पूरा करते हैं तो मुश्किल। आपको बस स्टार्टिंग ही कहाँ से करनी है, रिसिट्स फ्रॉम कैश, बिकॉज कैश बजट में सबसे पहले हम लिखते ही कैश रिसिट फ्रॉम डेटर्स हैं, और उसमें कैश सेल्स है ही नहीं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम, उसका वर्किंग नोट बनाइए। क्या हो गया? तभी तो मैंने आपको कहा कि आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया कि यू हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट। आइए जी, नेक्स्ट इज, अब हम आ रहे हैं जी कैश पेमेंट की तरफ। कैश पेमेंट हम किसको देते हैं, किसको देते हैं बेटे कैश पेमेंट? कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। अच्छा, सप्लायर से क्या करते हैं, परचेजेस करते हैं। तो हम सेकंड वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। मैं इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ। दिस इज फॉर परचेजेस, इट मीन आई हैव टू पे समथिंग फॉर क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स जो हैं वो 30% हैं। आप देखिए, मतलब जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 40% मटेरियल है, 30% लेबर है, और 30% ओवरहेड है। तो मटेरियल 40% है। इसका मतलब जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी है, ये देखिए जी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 50,000, 55,000, 32,550, ये तो गिवन थी क्वेश्चन में। इसका अगर आप 40% करें तो आप चेक करिए जी, इसका 40% आएगा 20,000। इट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड आपने किया। इसका 40%, इसका 40%, इसका 40%। Now the point is, my dear friend, you have to calculate the purchases because you have to pay to the suppliers. It is not on the basis of consumption which you pay. You pay on the basis of purchases. So you have to calculate purchases. And purchases, I know that consumed is equal to purchases plus opening minus closing. And if I am given with the consumed, I can calculate the purchases. Purchases is consumed is equal purchases is equal to consumed plus closing minus opening. जैसा मैंने आपको बताया था वही है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है यार। परचेजेस मेड इन द मंथ ऑफ प्रायर टू द यूसेज। दूसरी बात, एक बात और समझ आती है कि वो कहता है जी 1 महीना पहले ही आपने खरीदा है। इसका मतलब जनवरी की जो परचेज है आपने दिसंबर में परचेज की होगी, फरवरी की परचेज आपने जनवरी में की होगी, मार्च की फरवरी में की होगी, अप्रैल की मार्च में की होगी। एंड पेमेंट्स आर मेड इन द मंथ फॉलोइंग परचेजेस। परचेज के 1 महीने के बाद ही पेमेंट कर देते हैं। इसका मतलब दिसंबर में जो आपने खरीदा उसकी पेमेंट कब कर दी थी? जनवरी में। इसी तरह से जो जनवरी में खरीदा उसकी पेमेंट कब कर दोगे? फरवरी में। जो मार्च में खरीदा उसकी पेमेंट कब कर दोगे? और जो अप्रैल इसमें खरीदा उसकी पेमेंट कब कर दोगे? मतलब मार्च की पेमेंट अप्रैल में करोगे, फरवरी की पेमेंट मार्च में करोगे, जनवरी 1 महीने के बाद देनी है। यार कोई मुश्किल थोड़ी है, ऐसे मुंह छोटा कर लिया, कैलकुलेटर कर नहीं रहे, कमर सीधी नहीं है, बाहर मोबाइल देख रहे हो, समझ क्या आएगा। मैं आ गया जी नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3। आपको अलग अलग पहले वर्किंग नोट बनाने हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा जी करना क्या है। You have to prepare a working note for overheads, and I have just told you overheads are 30%. अच्छा, 30% किसके? 50,000। ये देखो 50,000, 55,000, 30,500, इसका 30% ही तो है। मटेरियल 40 थे, लेबर 30 था, और ओवरहेड्स 30 थे, तो मैंने ये निकाल लिया। अच्छा, इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दें, फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो वेरिएबल आ जाएगा।
अच्छा, इस फिक्स्ड में से वो कहीं कह रहा है कि डेप्रिसिएशन $3000 की है, बैलेंसिंग फिगर जो होगी कैश होगी, तो दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस and this is cash expense. And I think as a student, as a cash flow statement, you have already read that in F3, and you also know that depreciation is a book entry. Depreciation, there is no cash outflow by paying depreciation, so that's the just I have written that only. So on monthly overheads, 5,000, 3,000, 3,000, a depreciation is which is not a cash expenses. It means cash budget में depreciation का कोई भी part नहीं जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से पैसे बाहर नहीं जाते। इसलिए हम कैश बजट जब बनाते हैं तो हम खाली रोकड़े की बातें करते हैं कि कितना रोकड़ा आया और कितना रोकड़ा गया। मंथली फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर इज देयर फॉर 2000, इट मीन्स ये कैश है, ठीक है ना, ये जो मैंने निकाला। The opening balance of unpaid variable production overheads at the beginning of the January was 9,000. This should be paid in January. Variable overheads are paid 40% in the month of expenditure and 60% in the month of following. आराम से देखो जी, उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, लेकिन है आसान, मुश्किल नहीं है। आप देखो आराम आराम से हो रहा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल आ नहीं रही आपको, ठीक है। इसका बजट उन्होंने प्रिपेयर किया, तो क्या करना क्या था आपको, अब बनाना क्या था, कैश बजट बनाना था। आई थिंक मटेरियल तो हमने निकाल लिया, ये देखिए, ये भी हमने अलग से अभी वर्किंग नोट बनाया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2000 डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अभी मैंने कहा उस महीने 40%, बैलेंस नेक्स्ट मंथ, वो हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद तो बड़ा ईजी है, मुझे लगता है कि मैंने आपको 90% क्वेश्चन बता दिए। अब आप थोड़े से हाथ पाँव मारने पड़ेंगे भाई साहब, आप ही को मारने, तैरना आपने सीखना है, आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। फिर भी मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 8 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी